देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बाद में बात करूंगा, मैं स्पेक्ट्रम पहले समझाना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है हमारा, इन द सेंस ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीनिंग क्या होती है, स्पेक्ट्रम हम कहते किसको? तो देखिए जब हम लाइट को उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दें, बात तो सुनिए मेरी बात। लाइट का एक फॉर्म तो विजिबल लाइट होता है जिसको जनरली हम लोग लाइट मान लेते हैं। लाइट एक्चुअली ब्रॉड टर्म है। लाइट में बहुत सी रेज हैं, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, बात सुनना भाई, लॉन्ग वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऐसे बहुत सी वेव्स है। सबको एक ग्रुप कर दें, अगर एक कलेक्शन बनाएं, बंच बनाएं, उसको एक्चुअल लाइट कहा जाता है। लेकिन जनरली या प्रैक्टिकली हम लोग जो आज तक सीख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में विजिबल स्पेक्ट्रम ही, विजिबल लाइट को ही हम कंसीडर कर लेते हैं लाइट। तो स्पेक्ट्रम अगर वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो स्पेक्ट्रम मींस होता है अरेंजमेंट ऑफ द लाइट और वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आप या तो उनको वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। जैसे हम जो स्पेक्ट्रम यहां डिस्कस करेंगे लाइट का, लाइट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ईएम वेव्स का, जो हम ईएम वेव्स का यहां पर स्पेक्ट्रम डिस्कस करने वाले हैं, इसका ऑर्डर इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। क्या है भाई? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक फार्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ द या रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। मैं जो स्पेक्ट्रम बनाने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, उसमें हमारा वेवलेंथ इंक्रीज करता चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, डाउन होगी। एक एक प्रॉपर्टी को उसके सीखेंगे हम, यानी पहले तो वेव्स के नाम ऑर्डर वाइज तैयार करना है तुम्हें, फिर उनकी वेवलेंथ रेंज, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, फिर वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं, फिर उनका यूज क्या होगा, ये सब हम डिस्कशन में लेने वाले हैं। तो आर्टिकल का नाम अगर नहीं डाला तो डाल दीजिए पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और पहले स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन कर रहे हैं, लिख लीजिए डेफिनेशन जरा। द अरेंजमेंट ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, is known as spectrum, अब देखो ईएम वेव का स्पेक्ट्रम बहुत से हैं, डिटेल में भी हम स्टडी कराएंगे, पहले नाम सुन लो इनका। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम हम लोग को स्टडी करना है उसको गामा रेज नाम से पहचानते हैं। किस रेज से? गामा रेज फर्स्ट आएगा। सेकंड यानी सबसे लोवेस्ट अगर वेवलेंथ कभी पूछ दिया जाए तुम्हें, विच वेव हैव लोवेस्ट वेवलेंथ, तो आप क्या बोलेंगे? गामा रेज। इससे कम वेवलेंथ किसी की है ही नहीं। इससे थोड़ा मोर देन एक्स रेज। मैं एक ऑर्डर पहले बता रहा हूं, फिर इनको डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। थर्ड नंबर आएगा हमारा यूवी रेज। यूवी मींस अल्ट्रावायलेट। इसके बाद विजिबल। अगला पॉइंट किसका है? विजिबल रेज कह सकते हो या लाइट कह सकते हो। विजिबल से आगे का स्पेक्ट्रम होता है इंफ्रारेड। नेक्स्ट नंबर किसका आया? इंफ्रारेड। फिर इसके ऊपर जब बढ़ेंगे हम लोग, इंफ्रारेड से भी ऊपर, तो रेडियो वेव्स। रडार वर्ड इस्तेमाल होता जो, उसमें आर मतलब ही रेडियो होता है। रडार में इनिशियली रेडियो वेव्स यूज होती थी, बट प्रेजेंट टाइम माइक्रोवेव यूज करते हैं हम लोग। प्रेजेंट टाइम क्या करते हैं? इसके आगे आएगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ओवन भी सुना होगा आपने, यही वेव इस्तेमाल होती माइक्रोवेव ओवन में। कोई चीज अगर हमें रोस्ट करनी है या फ्राई करना है, जो भी एक्सेट्रा, मतलब केक बनाना है, इस सब में,
तो ये माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा लॉन्ग वेव। ये इसका वेवलेंथ मैक्सिमम है सबसे ज्यादा, यानी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर पूछा जा रहा है तो गामा, और लॉन्गेस्ट में लॉन्ग वेव। इनको इसी ऑर्डर में इसलिए याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है और कोई एक 4 इसमें दिए होंगे जंबल ऑर्डर में कहीं उल्टा सीधा, और कहेगा सबसे लोवेस्ट बताइए, और तुमने मान लो याद कर लिया गामा का, और एग्जाम्पल में गामा है ही नहीं, उन्होंने एक्सरे के बाद 4 लिख दिए, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इसलिए ऑर्डर में सभी का याद रखना है। हो सकता है बीच के 2-3 गायब कर दें और फिर पूछें कुछ, तो आप प्रॉपर याद होगा सही से। तो पहले तो इनको समरी में नोट कर लो, फिर इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए हम सबसे पहले गामा रेज को स्टडी करते हैं। आप लोग अब दोबारा से नोट कर लीजिए, इसका डिटेल स्टडी स्टार्ट हो रही है। तो नाम डाल दें गामा रेज, सबसे पहला नाम डाल दें गामा रेज। और इसका सबसे पहले हम देखो किस तरह से ऑर्डर में स्टडी करेंगे, वेवलेंथ फिर फ्रीक्वेंसी। तो ये गामा रेज की हम सबसे पहले वेवलेंथ लिखेंगे, सुनते रहे एक एक बात, और जो डाउट्स हो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपको। जैसे गामा रेज है, इसकी वेवलेंथ मैंने कहा लोवेस्ट वेवलेंथ है, तो लोअर लिमिट हम लिखेंगे ही नहीं, एक तरह से कुछ भी हो सकती है। इसकी मैक्सिमम या अपर लिमिट हम बताएंगे कि गामा कहां से एंड करेगी। तो इसका वेवलेंथ रेंज लिख लीजिए सबसे पहले 1, देखो इनिशियली कुछ भी हो सकती है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम मोस्टली जो पाई जाएगी वैसे 1 × 10⁻14 मीटर होगी, मोस्टली ये रेंज है वैसे तो, लेकिन आप मीटर्स से बेटर है एंगस्ट्रॉम में लर्न कर लें। अब मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करता हूं। देखिए कुछ चीजें एंगस्ट्रॉम में लर्न करने से हमें आसान रहता है, और कुछ चीजें मीटर्स में भी। फिलहाल जैसे इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूं, सपोज करिए, तो ये -14 है और -10 होता है एंगस्ट्रॉम, 4 डिजिट और बचे। तो देखो 0.0001 एंगस्ट्रॉम से, और ये देखो 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी वेवलेंथ रेंज हो गई। इसकी पहला स्टेप ये बना हमारा। अब हम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अगर हम फ्रीक्वेंसी से स्टडी करना चाहें तो देखो फ्रीक्वेंसी आप फाइंड भी कर सकते हो। अगर वेवलेंथ में पता है तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला अभी सिखाया था, C = न्यू लैम्डा, और न्यू फाइंड करना चाहता हूं मैं, तो न्यू = C/λ, और C होता है 3 × 10⁸, और लैम्डा हमारा कितना निकल आया मीटर्स में, 1 × 10⁻14। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 × 10⁻22 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है भाई जी। देखो इनिशियल अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां से है, देखो यानी 3 × 10⁻22 हर्ट्ज, और लास्ट में आ जाओ 10⁻−10 के अकॉर्डिंग। तो जब 10⁻−10 लोगे तो पावर यहां पर कितनी आ जाएगी, 18। देखो तो रेंज हो गई हमारी 1 × 10⁻18 हर्ट्ज। देखिए हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसको समझ लो। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ सीखेंगे, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी ना भी लर्न हो तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके निकाल सकोगे। इसके बाद हम प्रोडक्शन और यूजेज सीखेंगे। तो अगला हम इनको प्रोड्यूस कहाँ करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है रेज, प्रोडक्शन की बात करते हैं। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो पहले, वेवलेंथ को दोनों फॉर्मेट में नोट करना आप। और ध्यान देना जरा, इसकी रेंज जब हम लोग दोबारा निकालेंगे इसके साथ, अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं मैं, तो यहां पावर -10 हो जाएगी, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरीके से हम इसकी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज है गामा की, वो कह पाएंगे 3 × 10⁻18, यानी 3 × 10⁻22 से स्टार्ट होता है इसका मैक्सिमम, और मिनिमम इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, 3 × 10⁻18। एक और बात बता दूं, थोड़ा बहुत ये को इंटर्ड होते हैं एक दूसरे में, ओवरलैप्ड भी, बहुत गारंटी नहीं है कि इतने ही, इसके बाद भी थोड़ा पाया जा सकता है, इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। मतलब जो कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज ओवरलैप होती, मतलब एक की और दूसरे में भी शामिल हो जाती है, ये ओवरलैपिंग भी रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम प्रोडक्शन की बात करें
तो गामा रेज प्रोड्यूस कैसे होती है या कहां होती है प्रोड्यूस? तो देख लीजिए, गामा रेज का प्रोडक्शन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में होता है। जब न्यूक्लियस टूटता है, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, वही गामा है ये। तो यानी अगर कभी पूछा जाए हाउ कैन वी प्रोड्यूस गामा रेज, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। लिख लो प्रोडक्शन में, दीज रेज आर प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग nuclear disintegration. न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद आता है, प्रोडक्शन के बाद अगला पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जरा सुन लें, गामा रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली चीज ध्यान रखना, जो गामा रेज हैं, अगर इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे डाला जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट में केमिकल रिएक्शन करती हैं, या कह सकते हो अपना असर डालती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती हैं। पहला इफेक्ट सुनिए, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। अगर ये गामा रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे डाली जाए, फोटोग्राफिक प्लेट आप जानते हैं, अब आजकल जो कैमरे का जमाना चल रहा है, वो फोन वाला कैमरे का, इसमें कोई रील ही नहीं पड़ती है। पहले कैमरा चलता था, उसमें रील पड़ती थी, जो रील होती थी उसको ही फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। आज भी वो है, लेकिन वो सिर्फ एक्सरे में रह गया है। जब हम एक्सरे कराने जाते हैं तो जो एक्सरे की शीट होती है वही फोटोग्राफिक प्लेट है, एक्सरे शीट। वो व्हाइट कलर की होती है, ध्यान रखिएगा, एक्सरे शीट। और जब उस पर लाइट पड़ती है, एक्सरेज पड़ती हैं, तो जहां हड्डियां होती वहां नहीं पहुंच पाती एक्सरेज, वो जगह व्हाइट रह जाती है, और बाद बाकी पूरी प्लेट कैसी हो जाती है, ब्लैक। यानी ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ऐसे जैसे एक्सरेज रिएक्ट करती हैं, वैसे ही गामा रेज भी रिएक्ट करती हैं। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी सुन लीजिए, ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं और फास्फोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। अब आप सोचते हो कि ये कौन से दो नाम आ गए। फ्लोरिसेंस का मतलब सुन लीजिए, आप लोग कभी रोड पे निकलते हो, कैट आई लगी होती हैं, देखा आप लोगों ने? रोड में छोटे छोटे चमकीले वो गड़े होते पत्थर जैसे, उनको कैट आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हमारी हेडलाइट की लाइट उस पर पड़ती है तो वो ब्लिंक करती है, चमकती हैं। यानी जब किसी सब्सटेंस पर लाइट पड़े और तुरंत वो ब्लिंक करे, एट ए टाइम रिफ्लेक्ट करे लाइट को, वो होता है फ्लोरिसेंस। क्या होता है? व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट विल बी ब्राइट, बिकम्स ब्राइट, रिफ्लेक्ट द लाइट, दिस इज नोन एज फ्लोरिसेंस। अब फास्फोरिसेंस, ये वर्ड फास्फोरस से बना है। फास्फोरिसेंस का लॉजिक थोड़ा डिफर है। फास्फोरिसेंस उन मटेरियल्स में पाया जाता है जो पहले लाइट अब्सॉर्ब करते हैं और फिर लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ बदल करके देर तक उसको एमिट करते रहते हैं। जैसे रेडियम वगैरह हैं, आप उस पर लाइट पड़ती है तो वो बाद तक चमकते रहते हैं। जैसे एसी का रिमोट आप देखिए, लाइट ना बिल्कुल डार्क रूम हो, उसमें भी वो महसूस हो जाए कहां रखा है, तो उसमें थोड़ा सा फास्फोरिसेंस वाला कोई मटेरियल पॉलिश्ड होता है। तो गामा रेज जब किसी फिल्म पे पड़ेगी तो देर तक ब्राइटनेस बनाए रखती हैं, यानी ये फ्लोरिसेंस भी प्रोड्यूस करती हैं और फास्फोरिसेंस। फास्फोरिसेंस का मतलब समझ पाए आप? ये वर्ड आया कहां से? फास्फोरस से। हमारी हड्डियों में फास्फोरस होता है। पहले वो लोग कहा करते थे कि वहां शमशान घाट चले जाओ, वो आत्माएं चमकती हैं। वो एक्चुअल में हड्डियों में फास्फोरस होता है और वो डार्क में लाइट इमिट करता रहता है, ये फैक्ट है। तो शमशान में कहीं कहीं यदा कदा हड्डी का कहीं फास्फोरस ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो वहां हल्का फुल्का ब्राइटनेस दिखती है। वो दिन की लाइट अब्सॉर्ब करते हैं और नाइट में उसको ब्लिंक करते हैं, तो वो फास्फोरिसेंस होता है। आप देखिए बहुत जगह बोर्ड भी ऐसे लगे होते हैं हाईवेज पर, लाइट पड़ने के बाद तक वो चमकते रहते हैं, ब्राइटनेस देते रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेट मतलब होता है आर पार कर जाना। गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा से मोर देन होती है। ये मेटल्स को पार कर सकती हैं, आर पार कर सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये मनुष्य के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है, हानिकारक है। ज्यादा समय तक पड़ती रहे तो स्किन को जला भी सकती हैं। इतनी सब प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है।
तो चलिए लिखिए, इसको पॉज कर दो। पॉइंट पे हम लोग यूजेस सीखेंगे। इनका यूज कहां कहां होगा, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनके यूजेस की बात कर लेता हूं। गामा रेज हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, देखो तो इसके यूजेस में लिख लीजिएगा। एक तो स्टडी करना अगर न्यूक्लियस के बारे में, तो यूज में यूज होगा, तो लिखिए इन स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इन स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। और एक होती है थेरेपी, कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनकी जो सिकाई होती है, सिकाई थर्मल, वो इन्हीं से की जाती है। कीमोथेरेपी वगैरह इस तरह की कुछ होती है उसमें। तो आगे लिख दो, इन थेरेपी ऑफ कैंसर सेल्स, इन थेरेपी ऑफ कैंसर सेल। हाँ दूसरा यूज है, यूजेस बोल रहा था मैं, इन थेरेपी ऑफ कैंसर सेल्स। तो हम लोगों ने गामा रेज की डिटेल स्टडी करी। अब हम एक्स रेज पे आ रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट डाल दें, एक्स रेज। सेकेंड नंबर है इसका एक्स रेज। अब अगर हम एक्सरेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे एक्सरेज का सबसे पहले वेवलेंथ डाल दीजिए आप लोग पॉइंट, एक्सरेज। इसका वेवलेंथ सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। वेवलेंथ रेंज लिख लीजिए 1 इंटू 10 टू पावर -11 से 3 इंटू 10 टू पावर -8 मीटर। 1 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर से, हाँ भी बताऊंगा उसका मीनिंग क्या है। 1 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर से 3 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ये वेवलेंथ है। अब आप देखो जरा गौर करो, आपके मन में आ रहा होगा कि उसकी लास्ट रेंज 1 इंटू 10 टू पावर -10 थी और ये 11 तो उससे पहले हो गया। मैंने अभी बोला था थोड़ा बहुत ये ओवरलैप करते हैं, मतलब कहने का ऐसे समझ लो, अगर गामा रेज यहां तक थी 1 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर तक, तो एक्स रेज उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगी। यानी एक्स रेज गामा रेज का इतना हिस्सा कॉमन है, तो इसकी इनिशियल वेवलेंथ हो गई इतनी, देखो, और फाइनल हो गई 3 इंटू 10 टू पावर -8। अब अगला इसके कहीं अंदर से स्टार्ट होगा, मतलब इनकी कह सकते हो क्लियर बाउंड्री नहीं है। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इनका एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। आप देखिए बहुत जगह आपको बुक्स में यूवी विजिबल, कहीं कहीं विजिबल का लिखा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, देखिएगा बहुत जगह अलग अलग लिखा होगा बुक्स में। कहीं 3800 लिखा होता है एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ऐसे थोड़ा बहुत डिफर होता रहता है। तो कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं कि मतलब इसी पर्टिकुलर जगह से रिजिड बाउंड्री नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तभी तो इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आ गया, 1 इंटू 10 11 मीटर से। अगर इसको वेवलेंथ वाइज हम उसमें एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो सुनिए जरा इसकी वेवलेंथ क्या बन रही है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। देखिए -10 होता है एंगस्ट्रॉम और ये -11 है, तो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 300 एंगस्ट्रॉम तक एक्स रेज 0.1 से स्टार्ट हो रही, देखो, और कहां तक जा रही है, 300 तक। एक्स रेज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्स रे। जो हार्ड है उनकी वेवलेंथ रेंज कम होती है, 100 या उससे ऊपर वाली सॉफ्ट एक्सरे बोली जाती है, ठीक है। वो एक्सरेज भी जब डिस्कस करूंगा तब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इसका वेवलेंथ रेंज लिख लीजिए, मीटर्स में इस तरह से और एंगस्ट्रॉम में इस तरह से लिख लिया आप लोगों ने वेवलेंथ। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी हम अगर लर्न है तो बढ़िया है, नहीं तो आप कैलकुलेट करके C = न्यू लैम्डा से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी होती है 3 इंटू 10 टू पावर -19 से लेकर के +19, 3 इंटू 10 टू पावर +19 हर्ट्ज से स्टार्ट होगी। फ्रीक्वेंसी रेंज नोट कर लीजिएगा 1 इंटू 10 टू पावर 16 हर्ट्ज तक, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसको नोट कर लो विशाल लोग। हाउ कैन वी प्रोड्यूस एक्सरेज,
एक्सरे का प्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मैंने बहुत पहले एक बार डिस्कशन किया भी था। एक्सरेज की डिस्कवरी रॉन्जन ने की थी। किसने? रॉन्जन ने की थी, ये नाम है इनका। एक्सरेज के डिस्कवरर थे रॉन्जन। फर्स्ट नोबेल ऑफ फिजिक्स इन्हीं को मिला है 1901 में। फिजिक्स का नोबेल पहला किसको मिला है? प्रोफेसर रॉन्जन को। और किसके लिए मिला है? एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, अब बात आती है एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे हुई थी। एक्चुअल में रॉन्जन उस समय पॉजिटिव रेज पर वर्क कर रहे थे, कैथोड रे, एनोड रेज, ऐसे। तो पॉजिटिव रेज पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक डिफरेंट काइंड की वेव्स प्रोड्यूस हो गई, डिफरेंट काइंड की रेंज, जिनका नेचर उस समय तक की स्टडी के अकॉर्डिंग किसी रेंज से मैच नहीं कर रहा था। तो जनरली हम लोग जब अननोन चीज होती तो उसको लेट कर लेते हैं एक्स। जैसे क्वेश्चन आता मैथ्स में नहीं कि 5 पेंसिल्स हैव 10 रुपीज, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, तो हम क्या कहते हैं? लेट एक्स। तो ऐसे उस समय उन्होंने इसका नाम लिख दिया एक्स रेज, और इतना जल्दी ये फेमस हो गई रेज कि एक्स रेज ही बोली जाने लगी। आज भी हम लोग एक्स रेज बोलते हैं, एक्सरे कराने जा रहे हैं बोलते हैं इनका। लेकिन बाद में इन रेज का नाम पड़ा रॉन्जन रेज। क्या नाम पड़ा? रॉन्जन रेज। ये बात आपको याद रखनी है। एक्स रेज का ही दूसरा नाम है रॉन्जन रेज, इन्हीं के नाम पर। प्रोडक्शन कैसे हुआ, अब इस पे बात करते हैं फाइनली। तो बता दूं, एक ट्यूब होती है, हल्का सा बता रहे हैं, मतलब ये लिखना नहीं है, आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। उसको कूलिस ट्यूब कहते हैं। कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहां पर एनोड, यहां कैथोड होता है। इसमें देखिए एक वाटर फ्लो करता रहता कूलिंग के लिए, इसलिए हम इसका कूलिस ट्यूब पढ़ा है। और यहां पर इस जगह पर एक हार्ड मेटल जैसे कि मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, इस तरह की हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई मेटल टारगेट रखा जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं और इस मेटल पे इंपैक्ट करेंगे। इस मेटल पे इंपैक्ट करने के बाद अलग तरह की रेज प्रोड्यूस होती हैं। इनको नाम दिया गया एक्स रेज। यानी एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें टंगस्टन, मॉलिब्डेनम जैसे हार्ड मेटल के ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डिंग करानी होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के इंटीरियर में जाते हैं तो अंदर जो KLMN होते हैं सेल, उनके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करते हैं। उससे एक एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मैं बहुत छोटे, ये डिटेल स्टडी आगे है फर्दर, तब बताऊंगा। जैसे आप सुन लीजिए फिर भी, जैसे K सेल है और ये L सेल है। अगर सपोज करिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ने इस मॉलिब्डेनम में टंगस्टन के किसी एटम को यहां आके डिस्टर्ब कर दिया, इस जगह इस सेल में पहुंच गया, यहां के किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो ये अपनी एनर्जी बढ़ जाने की वजह से L पे पहुंच जाएगा कि नहीं, बताओ। और फिर थोड़ी देर बाद जितनी एनर्जी का डिफरेंस बना था उतनी एनर्जी रिलीज करके इसे बैक आना होगा अपनी वापस क्लास में। बात समझना, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। एक डिस्टरबेंस और होता है कि अगर बहुत ज्यादा एनर्जी इसको मिल गई, देखना जरा भाई जी, K वाले सेल को, इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये पूरा एटम पार करके कहीं चला जाता है स्पेस में, एटम ही छोड़ के चला गया। अब इसके पास एक वैकेंट प्लेस बन गया कि नहीं, बताओ, K सेल के पास। इस वैकेंट प्लेस को भरने के लिए L से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, M से जंप कर सकता है। देखिए जरूरी नहीं कि L से जंप करे, M से जंप कर सकता है, इसके ऊपर किसी ऑर्बिट से जंप कर सकता है। इस तरीके से एक सीरीज बन सकती है, उसको हम बोलते हैं K सीरीज, L सीरीज। ये सब एक्सरे की सीरीज होती है। अगर K से जंप कर रहा है तो K सीरीज का मेंबर है, L से जंप करके आ रहा उसमें, मतलब जिस अपर लेयर से जंप करके आएगा उसी मेंबर का ये एक्सरे बोला जाएगा। ये एक्सरे चैप्टर आगे है, डिटेल स्टडी तब करेंगे। तो प्रोडक्शन में सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट के जब मेटल के ऊपर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट करते हैं तो ये रेज प्रोड्यूस होती, लिख लीजिए।
when energetic electrons impact any metal target with high melting point and high atomic number, like टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम तो सुना होगा ना, टंगस्टन मॉलिब्डेनम, इनका यहां इस्तेमाल होता है टारगेट की तरह। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर, 50 के आसपास इनके नंबर्स होते हैं। तो टंगस्टन या मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं हम लोग यहां पर एज ए टारगेट। प्रोडक्शन के बाद हमें इनका प्रॉपर्टीज जाननी है। तो सुनिए, एक्सरेज की सभी वो प्रॉपर्टी होती है जो गामा रेज के पास है। एक्सरेज और गामा रेज की प्रॉपर्टी टोटल मैच करती हैं, बस पेनिट्रेट करने की जो पावर है वो गामा की सबसे ज्यादा होती है, एक्सरे की उससे थोड़ा सा लेस देन। तो डाल दे प्रॉपर्टीज, उसमें लिख लें एक लाइन, प्रॉपर्टीज में लिख लें ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, प्रॉपर्टीज में लिख दें ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज बट लेस पेनिट्रेशन पावर। बस गामा से इसका पेनिट्रेट करने का पावर थोड़ा सा कम होता है, लेस पेनिट्रेशन पावर। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब यूजेस पे आते हैं। मतलब सिंपल है, जितनी गामा रेज की प्रॉपर्टी है सब एक्सरे में होती हैं। लेस पेनिट्रेशन पावर। यूजेस सुन लो। एक तो एक्सरे का यूज सबसे बड़ा, जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो एक्सरे कराते हैं, तो कह सकते हो इन फील्ड ऑफ मेडिकल। बोलो, मेडिकल में यूज होता है, मेडिकल में, सर्जरी में, कुछ भी कह सकते हो। तो लिख लें, यूजेस में लिख दें इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड। और दूसरा इंटीरियर एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी में, इन स्टडी ऑफ इंटीरियर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन स्टडी ऑफ इंटीरियर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्सरेज हो गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज पर, यूवी रेज। नेक्स्ट पॉइंट डाल दें आप लोग, यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज की सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लिख लीजिए, वेवलेंथ रेंज लिख लीजिए आप लोग यूवी रेज की। 1 × 10⁻⁸ मीटर से 1 × 10⁻⁸ से 4 × 10⁻⁷ मीटर, 1 × 10⁻⁸ मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये हमारा वेवलेंथ रेंज है। वेवलेंथ, ये यूवी रेज की बात कर रहा हूं मैं। इसको भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो आप। 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। हम C = न्यू लैम्डा से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, 3 × 10⁻16 से 8 × 10⁻14, 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। रिएक्शन लिख लें, एक तो सन से प्रोड्यूस होती हैं, तो लिख दीजिएगा दीज रेज आर प्रोड्यूसेस इन सन, दीज रेज आर प्रोड्यूसेस इन सन एंड आल्सो इन स्पार्क लैंप, आल्सो इन स्पार्क लैंप। स्पार्क लैंप ये लैब में प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद आप सीख लीजिए प्रॉपर्टीज। तो भाई यूवी रेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? अल्ट्रावायलेट रेज हैं। एक तो हमारे लिए डेंजरस हैं, स्किन में स्किन कैंसर तक प्रोड्यूस कर सकती हैं ये, बात समझते हो? तो लिखिए, पहली लाइन यही लिख लीजिए,
these rays are harmful for human skin. These rays are harmful for human skin and have all effect and have all properties of gamma rays and have all properties of gamma rays. देखो इनका यूजेस यूवी रेस का, फिंगरप्रिंट में इसका यूज होता है। कहाँ? फिंगरप्रिंट जो नहीं वो जासूसी वगैरह में यूज होता है, तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट इन्हीं रेस की हेल्प से फिंगरप्रिंट की पहचान या स्टडी करते हैं। और कुछ जो फोर्जरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एडिट वगैरह करके लोग बनाते हैं, फोर्जरी में तो समझते हैं ना, डुप्लीकेट मतलब काट छांट करके कुछ बनावट, जालसाजी, तो उनको भी डिटेक्ट करने के लिए इन रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख दीजिएगा इन स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स कॉमा, इन स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट कॉमा, इन स्टडी ऑफ मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आप ये कह सकते हो मैनिपुलेटेड, इन स्टडी ऑफ मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स और इनविजिबल राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है इनका। इनविजिबल राइटिंग, उसकी स्टडी इन्हीं से, मतलब इनविजिबल राइटिंग को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिख दें इन इनविजिबल राइटिंग, इनविजिबल राइटिंग। और इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फूड के कंजर्वेशन में। प्रिजर्वेटिव जो होते हैं, एज प्रिजर्वेटिव लिख दो चाहे, एज प्रिजर्वेटिव टू कंजर्व फूड आइटम्स, एज प्रिजर्वेटिव टू कंजर्व फूड आइटम्स। अब हम लोग बात करते हैं विजिबल लाइट की। किसकी बात करेंगे? अल्ट्रावायलेट के बाद आप बात करते हैं विजिबल। जनरल हमारा जो सेंस रहता है लाइट मतलब विजिबल लाइट होता है। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, ज्यादातर, मैंने कहा थोड़ा बहुत रेंज अप डाउन हो सकती है, लेकिन हम लोग को स्टडी के तौर पे यही सीखना है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ये इसकी वेवलेंथ लिख लो। फिर हम फ्रीक्वेंसी रेंज बोल देंगे। वेवलेंथ नोट कर लीजिए इसका, विजिबल का फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻14 से 4 इंटू 10⁻14 तक। ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लें, फ्रीक्वेंसी रेंज। इनका प्रोडक्शन अगर करना हो विजिबल का, सन तो है ही मेजर सोर्स विजिबल लाइट का, बाद बाकी एलईडी क्या विजिबल लाइट नहीं देती है, सीएफएल विजिबल लाइट नहीं देती है, लैंप जितने भी हैं वो सब विजिबल लाइट तो देते हैं। तो लिख लो प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में लिख दो एक तो इन सन कॉमा एलईडी, स्पार्क लैंप एसेक्ट्रा, ये प्रोडक्शन है। स्पार्क लैंप एसेक्ट्रा प्रोडक्शन हो गया। प्रॉपर्टीज डालना है। इनकी प्रॉपर्टीज तो लगभग आप ऑलरेडी बहुत जानते होंगे, जैसे सुन लो एक बार, गामा वाली तो है ही, इसके अलावा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, दो चार लिख लो, लिखो प्रॉपर्टीज में लिखो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। छूट जाएगा तो भी कोई बात नहीं, हम लिखाई दे रहे हैं, इंटरफेरेंस है ना, काफी प्रॉपर्टी हो गई। बाद बाकी फ्लोरिसेंस, फास्फोरिसेंस, ये सब प्रोडक्शन होते हैं। अब यूजेस लिख लें, तो पहला यूज क्या है? फॉर सेंसेशन ऑफ साइट। विजिबल लाइट ना हो तो क्या हम देख पाएंगे? तो लिख दो फॉर सेंसेशन ऑफ साइट, यूजेस में लिख लो, दृश्य को देखने के लिए, सेंसेशन ऑफ साइट। अब आप डालें, नेक्स्ट हमारा है
इंफ्रारेड, नेक्स्ट हमारा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ध्यान रखिएगा, विजिबल के जैसे ही विजिबल खत्म होता है वैसे इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है। भाई विजिबल में होता क्या, विबग्योर होता है ना, विजिबल मींस था क्या हमारा, विबग्योर। देखो वायलेट कलर से पहले जो लाइट का स्पेक्ट्रम है वो अल्ट्रा वायलेट है, और रेड के बाद जो मिलेगा वो इंफ्रारेड है। जो इंफ्रारेड है, हीट का जो असर होता है लाइट के अंदर वो इंफ्रारेड की वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट। तो इंफ्रारेड की जो लेंथ वेवलेंथ होगी वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वेवलेंथ रेंज लिख लो, 7000 एंगस्ट्रॉम से इसका वेवलेंथ रेंज लिख लो 5, देखो 7000 एंगस्ट्रॉम का यार 7 × 10⁻7 मीटर्स कह सकते हैं। अब हम मीटर में स्टडी करेंगे, अब एंगस्ट्रॉम में नहीं सीखने, अब हमें मीटर्स में आसान रहेगा याद करना। इसके बाद से 5 × 10⁻⁻, इसका रेंज 10⁻⁻7 से 5 × 10⁻⁻3 मीटर तक, हाँ, यानी एक तरीके से मिलीमीटर तक बिलोंग करती है। वेवलेंथ बढ़ती जा रही है इनकी लगातार। ये अभी भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये फिर किस में बेटर रहेगा, मिलीमीटर्स, ऐसे किलोमीटर्स तक रेंज आएगी आगे। इसको नोट कर लें, फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लें इसकी, ये तो वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10, हर्ट्ज। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन, प्रोड्यूस कैसे करेंगे। इंफ्रारेड मेजर सोर्स सन आज भी है, इन सबका मेजर सोर्स कौन है, सन। और बाद बाकी जितने हीटिंग अप्लायंस होंगे, एज यूजुअल आपका हीटर, ये भी इसको जनरेट करता है। तो लिख लीजिएगा पहले तो मेजर सोर्स इज सन एंड heating appliance like heater with nichrome coil, heating appliance like heater with nichrome coil, जो नाइक्रोम कॉइल वाला हीटर होता है वो इसको प्रोड्यूस करता। हाँ, प्रॉपर्टीज इसकी लिख दें, प्रॉपर्टीज नाइक्रोम कॉइल, नाइक्रोम कॉइल प्रॉपर्टीज लिख दें इसकी। हीटिंग इफेक्ट, प्रॉपर्टी में क्या है इसका, हीटिंग इफेक्ट। बाद बाकी लाइट की प्रॉपर्टी, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा। हीटिंग इफेक्ट पहले लिख लो, प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, फिर डिफ्रैक्शन लिख लो, रिफ्रैक्शन लिख लो, रिफ्लेक्शन लिख दो, इंटरफेरेंस लिख दो, इतनी बहुत प्रॉपर्टी है। अब यूजेस, अब हम बात करते हैं किसका, यूजेस का। देखो ग्रीन हाउसेस सुने आपने, ग्रीन हाउस, प्लांट्स को उसमें ग्लास के कमरों में बंद कर दिया जाता है जहां बहुत ठंडे इलाके होते, तो यही वाली लाइट उसमें रह जाती है अंदर। कौन सी, हीटिंग, हीट से ही वो खाना बनाते हैं अपना प्लांट्स। तो लिख देना इन ग्रीन हाउसेस। हाँ, और एक सबसे खास बात बता दें यूज इसका, जो स्पाई कैमरे होते हैं या स्पाई स्पेक्ट्रल्स, स्पाई मतलब समझते हो, जासूसी वाले। जैसे मान लीजिए ये कल को अंशु मान लो जासूस बनना चाहें, रिपोर्टर, जासूस रिपोर्टर नहीं होते हैं, और मान लो 10-15 स्मगलर बातें कर रहे हैं अपनी एकदम अंधेरी कोठरी में, और ये खिड़की से जाके सोचे इनकी फोटो ले ले सबूत के दिए। अब बढ़िया फ्लैश वाला कैमरा, एक फ्लैश खड़ाक से पड़ा उनके ऊपर, तो क्या ये पकड़ नहीं पाएंगे इनको, वो लोग दौड़ा के पकड़ेंगे नहीं। तो विजिबल लाइट का वहां इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। ये हीटिंग होती है, तो फ्लैश अगर हीट का पड़ेगा भी उनके ऊपर तो इतना ज्यादा 1-8 डिग्री टेम्परेचर का असर पड़ता है, तो वो महसूस ही नहीं हो पाता है। ऐसा तो है ना एकदम लपट फेंक देंगे एकदम बिल्कुल हीटर गर्मी, कहने का मतलब जो इंफ्रारेड है वो हल्का सा टेम्परेचर वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए इंक्रीज करेगा, तो वो महसूस नहीं होता है।
तो स्पाई कैमरे में फोटोग्राफी के लिए, क्लाउड फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो ये भी लिख दें, इन स्पाई कैमरा, क्लाउड फोटोग्राफी, स्पाई कैमरा, क्लाउड फोटोग्राफी एंड वॉरफेयर में, युद्ध क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। वॉरफेयर, युद्ध का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉरफेयर। अगला लिखें स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव। नेक्स्ट लिख दें माइक्रोवेव। पहले मैंने रेडियो बोली थी क्या, उधर ऑर्डर में, तो उनको पलट दें, पहले माइक्रोवेव है। चलिए लिखें माइक्रोवेव, लिखें माइक्रोवेव, लिख लें पहले इसकी वेवलेंथ रेंज लिखें पहले, बाद में बदल लेना। इसकी वेवलेंथ रेंज लिखें 1 × 10⁻³ मीटर से 1 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक, 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1 मीटर तक, ये इनकी वेवलेंथ रेंज है माइक्रोवेव की। इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लें, 3 × 10⁻11 से 1 × 10⁻9 तक फ्रीक्वेंसी, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 1 × 10⁻9 हर्ट्ज तक, ये फ्रीक्वेंसी लिख लें इसकी। ये हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव्स लिख लिया। इनका प्रोडक्शन लिख लें, प्रोड्यूस कैसे करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स होते हैं, वो जब ऑसिलेट होते हैं तो ये वेव प्रोड्यूस होती हैं, तो लिख देना बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स लिख लिया। यूजेस लिख दें इसका, इन माइक्रोवेव ओवन, कहाँ यूज करते हैं इसका, माइक्रोवेव ओवन में, और इस समय रडार में भी इनका इस्तेमाल होता है। नाउअडेज इन रडार सिस्टम, नाउअडेज इन रडार सिस्टम, यूजेज ही बोल रहा हूं बेटा, माइक्रोवेव ओवन और इन रडार सिस्टम लिख लिया। इसका अगला लिखो रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स लिख लीजिए। इसकी वेवलेंथ रेंज पहले 1 × 10⁻⁻1 मीटर से रेडियो वेव्स की, 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁻4 तक प्रॉपर्टीज उसकी माइक्रोवेव की। देखो प्रॉपर्टीज जितनी इंफ्रारेड की हैं, अगर माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी छूट गई तो आप इंफ्रारेड वाली सब प्रॉपर्टी, ये भी हीटिंग है, जो इंफ्रारेड है वो लो हीटिंग रेंज है और माइक्रोवेव उससे हाई हीटिंग है, मतलब कह सकते हो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड। अब रेडियो वेव्स का ये वेवलेंथ लिख लो। देखो इसका वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और 10 किलोमीटर तक जाता है, इतनी बड़ी बड़ी वेव होती हैं रेडियो वेव्स। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी लिख दें 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻4 तक। ये आपका इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसके बाद अगला इसकी प्रॉपर्टी लिख लो जरा, प्रोडक्शन नहीं कराया ना, प्रोडक्शन लिख लो पहले। क्या यहां तक हो गया ना, प्रोडक्शन लिख दो इसका, बाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। प्रोडक्शन कैसे कराते हैं वो लिख ले, बाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। प्रॉपर्टी लिख दो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये 3 प्रॉपर्टी लिख लो। यूजेस लिख दो इसके, यूजेस लिख दो। देखो जो रेडियो कम्युनिकेशन है, टेलीविजन कम्युनिकेशन है, उसमें इन वेव्स का इस्तेमाल होता है, तो लिख दो इन रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, रडार सिस्टम, तीनों में इसका इस्तेमाल होता है। रडार का एक्चुअल नाम ही रेडियो वेव से आया है, और रेडियो जो कम्युनिकेशन यूज करते हैं, बाजा जो एफएम बजाते हैं, उसका भी नाम रेडियो यहीं से पड़ा, इन्हीं वेव्स की वजह से।
तो लिख देना रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम। इसके बाद जो बची यानी 10 किलोमीटर से बड़ी वेवलेंथ वाली जो बची वो क्या है, लॉन्ग वेव्स। उनकी स्टडी नहीं करनी है आपको, बदनाम डाल के छोड़ देना है। यहां तक सब हो तो गए, अब का मतलब 10 बार पढ़ोगे। ये ऑर्डर थोड़ा वहां उल्टा हो गया था, माइक्रोवेव पहले आएंगी, उसके बाद रेडियो वेव आएंगी और फिर लॉन्ग वेव सबसे लास्ट है।